गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विदेश नीति और पड़ोस के साथ संबंध। विदेश नीति हमारे देश का दूसरे देश के साथ जो संबंध है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विदेश नीति किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक देश के द्वारा किसी दूसरे अन्य देश के साथ संबंध स्थापित करने की नीति उसकी विदेश नीति कहलाती है। जैसे एक देश का दूसरे देश के साथ अपना संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है? विदेश नीति कहलाता है। जैसे हम जहाँ रहते हैं, हमारे घर के आसपास जितने भी हमारे पड़ोसी रहते हैं उनके साथ जो हमारा संबंध होता है वो कैसा रहता है? हम किसी के साथ अच्छा संबंध होता है, किसी के साथ संबंध अच्छा नहीं होता, तनावपूर्ण होता है। लेकिन हमारा जो भी संबंध होता है किसी के साथ भी, है ना, वो क्या होता है? एक सही अस्तित्व और भाईचारे का संबंध होता है। किसी के साथ नहीं भी होता है तो हमारे देश का जो संबंध है दूसरे राष्ट्रों के साथ, है ना, अच्छे या बुरे जो भी संबंध स्थापित किए, ऐसी नीति को क्या कहा जाता है? विदेश नीति कहा जाता है। प्रत्येक देश की विदेश नीति उसके आदर्श और उसके हितों और जरूरतों से तय होती है। हम जब किसी पड़ोस के साथ जब हम संबंध स्थापित करते हैं, जब हम उनके साथ भाईचारा और अच्छे व्यवहार करते हैं, उसके पीछे कई अपनी जरूरतें होती हैं। कभी कभी, है ना, कभी नहीं भी होती हैं। लेकिन जब हम किसी के साथ मित्रता करते हैं तो उसके हमें उसकी आवश्यकता कहीं ना कहीं किसी भी रूप में पड़ती है और वो हमारी सहायता करते हैं। इसी तरह से कोई भी देश जो है अपने विदेश जो देश है, अपने पड़ोसी देश है, उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं। इसके कई कारण होते हैं। कई तो सुरक्षा के नतीजे से होता है, कई अपने व्यापार के लिए, कई अपने कई तरह के जो संबंध हैं, है ना, कई तरह आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मित्रता बनाए रखते हैं। भारत की विदेश नीति का अगर विश्लेषण करें तो इससे पहले हमें जानना होगा कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय विश्व की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी और दूसरे विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इसके बाद भारत जो है इसके साथ साथ दुनिया के जो अन्य देश थे, है ना, खासकर जैसे एशिया और अफ्रीका के जो देश थे, जो उपनिवेशिक थे, मतलब उपनिवेशिक मतलब उस देश पर किसी दूसरे शक्तिशाली देश का कब्जा होना। ठीक है, जैसे हमारे देश के ऊपर हमारे ऊपर कौन कब्जा करके रखा था? अंग्रेज कब्जा करके रखे थे। तो हम क्या थे? हमारा देश क्या था? अंग्रेजों का उपनिवेश देश था। ठीक है, उसी तरह से विश्व के जितने भी देश थे, औपनिवेशिक देश जो दूसरे राष्ट्रों के कब्जे में थे, उनके शक्ति के अंदर थे, ऐसे देश को आजाद हो रहे थे। ठीक है, आजादी के समय। और भारत ये भी चाहता था कि ये सारे देश जो हैं वो एक साथ खड़े हों और एक दूसरे की सहारा बने, एक दूसरे की ताकत बने। क्योंकि जो कमजोर वर्ग होता है ना, कमजोर वर्ग ही कमजोर वर्ग का साथ देना चाहता है। ठीक है, कमजोर वर्ग के साथ देता है, उनके साथ आगे बढ़ता है। भारत का भी यही सोच था कि जितने भी छोटे देश थे, जो तीसरी दुनिया के जो देश थे, है ना, जिनका विकास नहीं हो पाया था, जो औपनिवेशिक देश थे, जिन पर दूसरे राष्ट्र जो है वो कब्जा करके रखे थे, ऐसे जो राष्ट्र हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े हों और अपना विकास करें। लगभग उसी समय दुनिया भी दो राजनीतिक सैन्य गुट में बढ़ रही थी। ठीक है, कितने में? दो में। एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। ठीक है, अमेरिका जो था वो पूंजीपति राष्ट्र था, है ना, शक्तिशाली राष्ट्र था, वहां पूंजीवादी नीति चलती थी। और सोवियत संघ में साम्यवादी नीति। भारत ने इस समय इस गुटबाजी से अलग रास्ता चुना। ठीक है, आजादी के बाद जब विश्व दो गुटों में बटा तो भारत गुट निरपेक्षता को अपनाया। ना तो वो अमेरिका की ओर गया और ना ही सोवियत संघ के गुट में शामिल हुआ, बल्कि अपना एक अलग गुट बनाया जिसे नाम दिया गया गुट निरपेक्ष। ठीक है, यह तटस्थता।
तो भारत जो है गुटनिरपेक्ष नीति अपनाया। गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने का अर्थ ये नहीं है कि भारत इससे राष्ट्रसंघ से पूरी तरह से अलग है, राष्ट्रसंघ से पूरी तरह से अलग नहीं है, वो उनके कार्यों में सम्मिलित हो सकता है, सारे कार्यों में सम्मिलित होकर उनपे अपने निर्णय भी दे सकते हैं भारत, और उस पर कार्य भी कर सकते हैं। गुटनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि अपने कार्यों को करना और किसी ऐसे राष्ट्र में किसी एक राष्ट्र की पिछलग्गू ना होना और सबके साथ मिलकर रहना, है ना। भारत जो है सत्यता, है ना, सत्यता का साथ देने वाला राष्ट्र बना। वो किसी अगर कोई राष्ट्र कुछ गलत करता है तो उसके विरोध में खड़े होकर उस पर आवाज उठा सकता है। गुटनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि भारत जो है वो पूरी तरह से अलग है या चुप्पी साध कर बैठना नहीं है, बस वो किसी ऐसे राष्ट्र की सहायता या मदद नहीं कर सकते या नहीं करना चाहता भारत जो किसी दूसरे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, इस तरह से उस समय की जो परिस्थिति थी वो यह मांग था कि भारत को अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए विश्व के जो अन्य देश हैं उनके साथ सहयोग की जरूरत थी। यदि वह किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो दूसरे गुट के जो देश थे, है ना, उसको उससे सहयोग नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा देश गुलामी को जंजीर को तोड़ा हुआ था और आजाद हुए बहुत समय नहीं हुआ था, हमारे देश का विकास भी नहीं हो पाया था। तो अपने देश के विकास करने के लिए हमें सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता थी। भारतीय संविधान में शांति और अस्तित्व के मूल्य को स्वीकार किया गया था, इसलिए वह विश्व शांति में अपना योगदान देना चाहता था और भारत भी किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो वह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनी विदेश नीति का आधार नहीं बना सकता था। ठीक है, भारत के लिए यह भी जरूरी था कि स्वतंत्र देश में अपना राजनीतिक अस्तित्व और अपनी पहचान को स्थापित करे। भारत ने कुछ और देशों के सहयोग से इन दोनों गुटों से दूर रहने की नीति बनाई। ठीक है, जैसे जो औपनिवेशिक राष्ट्र थे, है ना, उनके साथ मिलकर एक अलग संगठन बनाने की कोशिश की, है ना। जैसे यूगोस्लाविया, है ना, यूगोस्लाविया के जो शासक थे उनका नाम था मार्शल टिटो। इंडोनेशिया के जो शासक थे उनका नाम था सुकर्णो, और मिस्र के जो शासक थे उनका नाम था मोहम्मद नासिर। और उस समय भारत के जो नेता थे, जो शासक थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन सब ने मिलकर एक आंदोलन किया और गुटनिरपेक्ष की जो संगठन है उसको खड़ा किया। ठीक है, इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्यों में 9 स्वतंत्र राष्ट्र, मतलब जो नए नए जो आजाद हुए थे राष्ट्र को अमेरिकी और रूसी गुटों से दूर रखकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का विकास तथा द्विध्रुवी विश्व को बहुध्रुवी बनाना था। ठीक है, 2 ध्रुवी मतलब एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, इन दोनों से हटकर अपना एक अलग ध्रुव बनाना था। गुटनिरपेक्ष देशों में यह नीति भी अपनाई कि वे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किसी भी विषय पर गुण दोष के आधार पर अपना मत तय करेंगे। मैंने बताया आपको कि किसी की अच्छाई के लिए, किसी की भलाई के लिए जो गुटनिरपेक्ष के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो उस पर कार्य करेंगे, बल्कि ना कि किसी एक शक्तिशाली राष्ट्र का पिछलग्गू बनेंगे। ठीक है, गुटनिरपेक्ष देशों ने यह नीति अपनाई कि वे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किसी भी विषय पर गुण दोष के आधार पर अपना मत तय करेंगे, और केवल इस आधार पर नहीं कि वह रूस या अमेरिका द्वारा समर्थित है। ठीक है, गुटनिरपेक्षता की नीति के बावजूद भारत का झुकाव जो है वो सोवियत संघ की ओर रहा। इसका भी एक कारण है कि सोवियत संघ की ओर भारत का झुकाव है वो क्यों रहा, क्योंकि भारत जो है और पाकिस्तान जो है, इनके जो संबंध है प्रारंभ से ही तनावपूर्ण रहे। ठीक है, कैसा रहा? तनावपूर्ण रहा। आजादी के बाद से ही, क्योंकि भारत जो है आजादी के पहले भारत और पाकिस्तान एक था, फिर उसके बाद क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। आजादी के बाद अलग हुए तो उस समय
भारत और जो पाकिस्तान है इनके संबंध जो है वो अच्छे नहीं रहे और पाकिस्तान के जो समर्थन है उसमें अमेरिका आके खड़े हो गए, उनको हर तरह के सहायता करने लगे, राजनीतिक सहायता, परमाणु सहायता, आर्थिक सहायता, सभी तरह के सहायता वो करने लगे। अमेरिका ने कई विमानें भी दिए पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान जो है वो उन विमानों के द्वारा हमारे भारत पे हमला करते थे और वो आज भी यही करते हैं। भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है प्रारंभ से लेकर अब तक जो है तनावपूर्ण ही है। इसलिए भारत का जो समर्थन है अमेरिका की ओर ना होकर किसकी ओर रहा? सोवियत संघ की ओर रहा। रूस से भारत को न केवल राजनीतिक मदद मिली बल्कि अपने योजनाबद्ध औद्योगिकीकरण की नीति में भी सहायता मिली। सोवियत संघ की सहायता से हमारे भारत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई में जो भिलाई स्टील प्लांट है ना, इस कारखाने की स्थापना हो पाई किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से। इस करीबी के बावजूद भारत कभी सोवियत संघ के साथ सैनिक गुट में शामिल नहीं हुए, क्योंकि भारत जो है गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाता है और वो सच्चाई और सहयोग की भावना रखते हैं। इसलिए भारत जो है कभी सैनिक गुट में शामिल नहीं हुआ। भारत ने 1954 में चीन के साथ परस्पर संबंधों के लिए एक समझौता किया जिसका नाम था पंचशील समझौता। पंचशील समझौता जो है 5 बातों पर एक हस्ताक्षर किया गया। इसमें एक सिद्धांत बनाया गया जिसे पंचशील सिद्धांत का नाम दिया गया। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि कोई भी राष्ट्र एक दूसरे की जो क्षेत्रीय अखंडता है, जो उनका क्षेत्रीय अखंडता है और संप्रभुता है, इन दोनों का वो सम्मान करेंगे। दूसरा कहा गया इस सिद्धांत में, इस समझौते में, कि एक दूसरे पर वो कभी आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा जो समझौता हुआ इनके अंतर्गत ये हुआ कि एक दूसरे की जो अंदरूनी मामले है ना, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे क्षेत्रीय रूप से हो, किसी भी तरह से वो एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में वो दखल अंदाजी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो चौथा इनका समझौता था वो ये था कि बराबरी और परस्पर हितों के लिए सहयोग करेंगे। और पांचवा इनका समझौता था कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, मतलब शांतिपूर्ण रूप से सबके साथ व्यवहार करेंगे। भारत ने अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सैद्धांतिक रूप से इस नीति का पालन करने का प्रयास किया। इस तरह के प्रयास के बावजूद भी भारत के अपने पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ संबंध जो है बेहतर नहीं रहे। जैसे पाकिस्तान के बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि पाकिस्तान और भारत का जो संबंध है प्रारंभ से ही कैसा रहा? तनावपूर्ण रहा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो है और भारत जो है, इन दोनों के बीच जो तनाव का जो मुख्य कारण वो है कश्मीर। ठीक है, कश्मीर को पाकिस्तान भी अपना मानता है और कश्मीर को भारत भी अपना मानता है। और इस सवाल पर 1948 से 1965 के बीच में भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ और जो तनावपूर्ण मुद्दा बना रहा। ठीक है, तनाव बहुत ही अधिक रहा। उसके बाद भारत और चीन का जो संबंध रहा शुरू से ही, इसके भारत और चीन के संबंध को 3 कालों में बांटा गया है ना। पहला था जो मैत्रीपूर्ण संबंध है ना। उसके बाद आया वार्ता का जो संबंध आया, फिर तनाव का संबंध आया। ठीक है, तनाव काल का संबंध आया। तो इस तरह से चीन और भारत के जो संबंध है उनको 3 कालों में बांटा गया। और भारत का जो चीन के साथ जो संबंध है वो अभी जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि चीन जो है भारत के जो मानचित्र है और चीन के बीच का जो मानचित्र है, इसमें भारत के कई हिस्सों को चीन जो है अपनी आक्रमण में ले लिया, अपने क्षेत्र में लेने की कोशिश कर रहा है। वो चीन का ये कहना है कि भारत के जो क्षेत्रीय स्थल है वो हमारे, लेकिन वो है तो भारत के, है ना। और इसके जो मुख्य कारण है चीन और भारत के जो तनाव का, वो है कि जब चीन में वहाँ के जो दलाई लामा थे, वहाँ के जो धर्म गुरु थे, उन्होंने चीन में बगावत किया और बगावत करने के बाद चीन से वो भारत
आकर चीन से भागकर वो कहाँ आ गए, भारत आ गए। भारत ने दलाई लामा को, चीन के जो दलाई लामा थे उनको राजनीतिक शरण दिया, ठीक है, राजनीतिक रूप से उनको शरण स्थान दिया और वहां से चीन के जो दलाई लामा थे उनके साथ 8 और दलाई लामा जो हैं वो कहाँ आ गए, भारत में आकर रहने लगे। इस वजह से चीन और भारत का जो तनाव है वो बहुत ही अधिक रहा और अभी भी है। चीन के साथ जो संबंध है भारत और चीन का वो तनावपूर्ण रहा। 1947 से 1963 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री रहे और स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद आए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हुआ तो उनके मध्य एक सवाल उत्पन्न हुआ कि अब जो है कांग्रेस की ओर से भारत का जो दिशा निर्देश है वो कौन करेगा, ठीक है, लेकिन ये समस्या जो है वो उसका हल हो गया और हल होने के बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आए श्री लाल बहादुर शास्त्री, है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी आए भारत के प्रधानमंत्री बनकर और 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उसका सफल नेतृत्व किए कौन, श्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी का अकस्मात निधन हो गया और उनके निधन के बाद आई श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है, और 1965 से 1977 तक वे लगातार इस पद पर बनी रही और देश को मार्ग जो प्रशस्त किया और देश का संचालन किया।